बच्चों होल्डिंग कंपनी की मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। सबसे पहली बात जो डिस्कशन करने जाऊंगा उसमें मैं आपको बता दूं म्यूचुअल क्लेम सेट ऑफ। म्यूचुअल क्लेम सेट ऑफ का मतलब होता है बच्चों, ये होल्डिंग कंपनी है और ये सब्सिडरी कंपनी है। अगर ये लोग दोनों आपस में कोई भी ट्रांजैक्शन किए हैं तो वो सभी ट्रांजैक्शन को हम लोग को एलिमिनेट करना है, बैलेंस शीट से हटा देना है। उसे कहेंगे म्यूचुअल क्लेम सेट ऑफ। उसमें सबसे पहला आता है बच्चों और वो है डेटर और क्रेडिटर। अगर हमारे सवाल में कह रहा है कि डेटर और क्रेडिटर में इंक्लूड है, अगर डेटर और क्रेडिटर में इंक्लूड है तो डेटर और क्रेडिटर दोनों से हम लेस करेंगे म्यूचुअल क्लेम सेटअप बोलकर। अगर एग्जाम में कह रहा है कि डेटर में इंक्लूड है तो डेटर से भी लेस करो, क्रेडिटर से भी लेस करो, या एग्जाम में बोल रहा है क्रेडिटर में इंक्लूड है तो क्रेडिटर से भी लेस करो और डेटर से भी लेस करो। लेकिन इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो इस तरीके से दे सकता है, ऐसे दे सकता है बच्चों, डेटर में इंक्लूड 10,000 by H Limited and creditor में इंक्लूड बाई ₹8,000। अगर एग्जाम में खाली डेटर बोल दे तो अच्छी बात है, हम 10,000 डेटर क्रेडिटर दोनों से लेस कर दें, या एग्जाम में क्रेडिटर बोले तो हम क्रेडिटर से भी लेस कर दें। लेकिन यहाँ सवाल में देखो डेटर में इंक्लूड है 10,000, क्रेडिटर में 8,000, यहाँ दोनों का अमाउंट जो है वो है डिफरेंट। और जब दोनों का अमाउंट डिफरेंट होगा बच्चों तब उस केस में हम लोग क्या करेंगे, 10,000 रुपये हम लोग डेटर से लेस करेंगे और 8,000 हम लोग क्रेडिटर से लेस करेंगे। अगर अमाउंट डिफरेंट हो तो डिफरेंट करना, डेटर से 10,000 लेस करना, क्रेडिटर से 8,000 लेस करना, और इन दोनों के बीच का डिफरेंट है 2,000, इसे कहना कैश इन ट्रांजिट। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब डेटर का लेके कोई प्रॉब्लम आपको एग्जाम में नहीं होगा मेरे मुताबिक। कभी कभी बैलेंस शीट में आपको इस तरीके से दे देगा, ये लायबिलिटी साइड है और ये एसेट साइड है। लायबिलिटी साइड में ऐसे दे देगा डेटर, लायबिलिटी साइड में इस तरीके से दे देगा क्रेडिटर एस लिमिटेड 60,000, एक्सटर्नल 30,000। एसेट में इस तरीके से दे देगा डेटर एच लिमिटेड 70,000 और एक्सटर्नल 20,000। अब यही बड़ी एडजस्टमेंट दे दिया।
अच्छा, अगर यहाँ एस लिमिटेड होगा तो यहाँ एच होगा, अगर यहाँ एच है तो यहाँ एस होगा। ये होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी लिख के दे देगा। आप बैलेंस शीट बनाओगे तो ये वाला लोगे क्रेडिटर और ये वाला डेटर लोगे, ये वाला और ये वाला नहीं लोगे, पर्सनल ट्रांजैक्शन है, छोड़ दोगे। तो ये और ये तो आप नहीं ले रहे हो, छोड़ दे रहे हो, लेकिन अमाउंट डिफरेंट है। यहाँ 60,000 है और यहाँ 70,000 है। ये 60 और 70 के बीच का डिफरेंट बच गया 10,000। इसे आप कहोगे कैश इन ट्रांजिट। तो बच्चों कैश इन ट्रांजिट यहाँ भी था, जहाँ डेटर में 10,000 था, क्रेडिटर में 8,000, डेटर से 10,000 लेस किए, क्रेडिटर से 8,000, डिफरेंट को बचा कैश इन ट्रांजिट। अगर बैलेंस शीट में दे देगा तो एक्सटर्नल वाला लोगे और होल्डिंग और सब्सिडरी का छोड़ दोगे, जो डिफरेंट बचेगा कैश इन ट्रांजिट बोलोगे। अब बच्चों मैं आपको बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में बता रहा हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंस है। जब बिल का ट्रांजैक्शन हो दो लोगों के बीच में, चाहे वो सब्सिडरी लिमिटेड हो और चाहे वो होल्डिंग कंपनी हो, जब कभी दोनों भी आपस में बिल का ट्रांजैक्शन करेगा तो जाहिर है वहां दो बिल बनेगा। एक होगा बिल्स पेबल और एक होगा बिल रिसीवेबल। अब ये वाली जो एडजस्टमेंट होती है, इसमें ऑनर्स जनरल सभी लड़के गलती करते हैं और इनको आपको कैश कर, आप इसको कैच करिए अच्छा से, और इसे मैं क्लास में बता भी दूं। बच्चों, आप सबसे पहले जब कभी भी ट्रांजैक्शन की बात आए, जब कभी होल्डिंग में बिल आए, तो हमेशा बिल पेबल के ऊपर फोकस करोगे, क्योंकि बिल पेबल हमेशा ओरिजिनल होता है। ये हमेशा ओरिजिनल फिगर बताता है और बिल रिसीवेबल जो होती है वो हमेशा रिमाइंडर फिगर बताता है। इस बिल के ट्रांजैक्शन में हमको ये देखना है कि ये जो बिल्स पेबल है इसका तो पेमेंट होगा, इस बिल पेबल का जो पेमेंट होगा वो पेमेंट किसको हो रहा है ये हमको चेक करना है। अगर वो बिल का पेमेंट एच लिमिटेड को हो रहा है या एस लिमिटेड को हो रहा है या होल्डिंग या सब्सिडरी को हो रहा है या एक्सटर्नल वाले को हो रहा है, इसको देखना होगा। अगर बिल पेबल का पेमेंट अगर होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी को मिलेगा तो इसी को हमको लेस करना पड़ेगा, और इसको हम लेस करेंगे दोनों से, इसको हम दोनों से लेस करेंगे, बिल रिसीवेबल से भी और बिल्स पेबल से भी। एक्सटर्नल वाला को हम लोग लेस नहीं करेंगे। ये है इस की सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि पहले बिल आएगा तो आप बिल को पकड़ो कि बिल पेबल और बिल रिसीवेबल को पकड़ो, और बिल्स पेबल की पेमेंट को चेक करोगे। अगर ये बिल पेबल की पेमेंट अगर होल्डिंग कंपनी को मिल रही है या सब्सिडरी को मिल रही है तो वही वाला पेमेंट को हम दोनों जगह से लेस करेंगे, बिल रिसीवेबल से भी लेस करेंगे और बिल्स पेबल से भी लेस करेंगे, और एक्सटर्नल वाले को हम छोड़ देंगे। बच्चों, अब इसमें आप एक चीज़ अच्छे तरीके से फिर पॉइंट रिकॉर्ड कर लेना। हम लोग हमेशा बिल्स पेबल के तरफ से देखेंगे और चेक करेंगे कि इसकी जो पेमेंट हो रही है होल्डिंग कंपनी को या सब्सिडरी कंपनी को कितना हो रहा।
वही वाला लेस करेंगे बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल से, और एक्सटर्नल को अगर पेड कर रहे तो उसको लेस नहीं करेंगे। अब होता है क्वेश्चन कि बिल्स पेबल हम कैसे पकड़ेंगे। बच्चों, बिल्स पेबल हम उसी को बोलेंगे जो बिल एक्सेप्ट करेगा। जो बिल एक्सेप्ट करेगा पेबल कहलाएगा, और जो बिल ड्रॉ करेगा उसके लिए ड्रॉवर कहलाएगा। अब चलिए हम आपको एग्जाम्पल में दिखाते हैं सब। लाइबिलिटीज में बिल्स पेबल दिया हुआ है, वो है 10,000, और एसेट में आपका दिया हुआ है बिल रिसीवेबल, और वो दिया हुआ है 8,000। नीचे कह रहा है बच्चों, एस लिमिटेड एक्सेप्टेड बिल। बस खाली इतना ही बोल रहा। तो यहाँ बिल एक्सेप्ट किया एस लिमिटेड, तो बिल्स पेबल में मिलेगा। तो हम यहाँ आए तो देख रहे बिल्स पेबल 10,000 है, तो इसका मतलब ये 10,000 को हमको पेमेंट करना है। अभी 10,000 का अगर हम पेमेंट करेंगे तो किसको करेंगे? जो मेरे पास आएगा। लेकिन यहाँ बिल रिसीवेबल 8,000 है, किसके पास? होल्डिंग कंपनी के पास 8,000 है। तो याद रखोगे वो पेमेंट 8,000 का लेने आएगा। तो ये 10,000 में 8,000 का पेमेंट तो हम कर देंगे होल्डिंग कंपनी को, और 2,000 का पेमेंट हम करेंगे एक्सटर्नल को। तो ये जो पेमेंट की जो ट्रांजैक्शन हो रही है होल्डिंग और सब्सिडरी के बीच में, वो 8,000 की हो रही है। तो हम 8,000 बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल दोनों से लेस करेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन करो कि सर बिल 10,000 का है, तो इसके पास भी 10,000 का बिल होगा, लेकिन 8,000 का है। क्योंकि आप जानते हो बिल जिसके पास होता है वो किसी को इंडोर्स कर सकता है, या तो बैंक से डिस्काउंट करा सकता है। तो इसके पास 10,000 बिल था बेटा, ये 2,000 किसी और को दे दिया, अपने पास 8,000 रखा। तो बिल तो 10,000 का पेमेंट करना है, तो 8,000 का पेमेंट तो ऐश ले लेगा और 2,000 का पेमेंट एक्सटर्नल लेगा। तो मेरा और होल्डिंग कंपनी के बीच पेमेंट 8,000 का हो रहा, हम 8,000 को दोनों से लेस कर देंगे, बिल से भी और बिल्स पेबल से भी। और एक एग्जांपल देखते हैं। बिल पेबल दिया हुआ है एस लिमिटेड लिख के 20,000, बिल रिसीवेबल लिख के यहाँ दिया हुआ 30,000, और नीचे कह रहा है एस लिमिटेड बिल एक्सेप्टेड। अब यहाँ पर पता चल गया है कि एस लिमिटेड बिल एक्सेप्ट किया है और वो बिल है 20,000 का। तो ये बेचारा 20,000 का पेमेंट करेगा। एक पेमेंट करेगा होल्डिंग कंपनी को और एक पेमेंट करेगा एक्सटर्नल को। लेकिन बिल्स पेबल तो 30,000 है, यहाँ तो बढ़ गया। तो अगर ये 30,000 का बिल है तो इससे पता चल रहा है कि इसमें 20,000 का बिल बेटा इसका होगा एस लिमिटेड का, और 10,000 का बिल जो होगा वो एक्सटर्नल का होगा।
आप बोलो सर आप कैसे पकड़ो, क्योंकि बिल्स पेबल 20,000 है और बिल्स पेबल ओरिजिनल होता है, तो इनके पास 30,000 होने का मतलब है 10,000 का जो बिल है वो एक्सटर्नल है और 20,000 का बिल एस लिमिटेड का है। तो यहाँ जो होल्डिंग कंपनी होगा वो आएगा कितना का बिल लेकर, 20,000 का। तो ये 20,000 का पूरा पेमेंट इसको करेगा, एक्सटर्नल वाले को पेमेंट कर रहा नहीं, तो यहाँ 20,000 हम दोनों से लेस करेंगे, बिल रिसीवेबल से और बिल्स पेबल से, क्योंकि ये 20,000 का पेमेंट इसको कर रहा और ये 10,000 का पेमेंट बाहर वाले को लोग से लेगा। पॉइंट नंबर तीसरा, बिल ड्रॉन बाय एच लिमिटेड। बिल ड्रॉ किया है एच लिमिटेड एंड बिल डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंटेड। अब लायबिलिटी साइड में बिल्स पेबल है 20,000 और एसेट साइड में बिल रिसीवेबल नील है। अब ध्यान से देखो, ये 20,000 का पेमेंट हमको करना है, होल्डिंग कंपनी के पास बिल है ही नहीं, तो ये पूरा पेमेंट हम किसको करेंगे, एक्सटर्नल को करेंगे। आप पूछो सर एक्सटर्नल कैसे, क्योंकि इसने बिल क्या किया, डिस्काउंट करा दिया, तो ये बिल चला गया बैंक के पास और बैंक लेकर आएगा मेरे पास और हम उसको कितना देंगे, 20,000, तो ये पूरा पेमेंट एक्सटर्नल को हो रहा। या मान लो यहाँ पर बिल रिसीवेबल दे दे नील के जगह पर 15,000, तो इसका मतलब आप समझ गए कि 20,000 का बिल था, 15,000 होल्डिंग कंपनी अपने पास रखा और 5,000 रुपया बेचारा वो बैंक से क्या किया, डिस्काउंट करा लिया। तो ये 20,000 का जो पेमेंट होगा वे दो लोगों को होगा, होल्डिंग कंपनी को 15,000 मिल जाएगा और 5,000 रुपया बैंक को मिलेगा, क्योंकि 5,000 बैंक के पास है, तो बैंक एक्सटर्नल हुआ, इसको छोड़ देंगे और ये 15,000 बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल से क्या करेंगे, लेस कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिविडेंड। हम लोग के सिलेबस पे बेटा 2 डिविडेंड पढ़ना है, एक पढ़ना है कैश डिविडेंड और एक पढ़ना है प्रपोज डिविडेंड। बेटा कैश डिविडेंड को बोलते हैं इंटीरियम डिविडेंड। तो पहला टॉपिक इस पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात है, लास्ट ईयर डिविडेंड पेड बाय एस लिमिटेड। अगर लास्ट ईयर का डिविडेंड अगर एस लिमिटेड पेड कर रहा है तो सबसे पहले बेटा हम लोग इसको लेस करेंगे, इसको लेस करेंगे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में, जो हम आपको सिखा चुके हैं। याद करिए, डिविडेंड अगर लास्ट ईयर का पेड हो रहा है तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से लेस करेंगे, इनका काम खत्म।
अब ये जो डिविडेंड है, ये डिविडेंड लास्ट ईयर वाला, ये डिविडेंड आप मिलेगा होल्डिंग कंपनी को। और याद रखोगे लास्ट ईयर का डिविडेंड जब होल्डिंग कंपनी को मिलता है तो होल्डिंग कंपनी उसको इन्वेस्टमेंट से लेस करते हैं। उसको वो इन्वेस्टमेंट से लेस करते हैं, जिसे कहते हैं क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट। क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट। अब ये बताओ कि सर आप इन्वेस्टमेंट से काहे लेस कर रहे हैं? बच्चों, होल्डिंग कंपनी के घर में एंट्री बनती है। अब अगर ये डिविडेंड दे रहा लास्ट ईयर का होल्डिंग कंपनी को, तो होल्डिंग कंपनी के पास पैसा आ रहा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीव, ये एंट्री होती है होल्डिंग कंपनी के घर में, पहला एंट्री। दूसरा एंट्री होती है ये जो डिविडेंड रिसीव हुआ है, ये पीरी है, ये लास्ट ईयर का है, तो ये डिविडेंड को हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। तो डिविडेंड रिसीव अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो यहाँ हमको ये एंट्री पता चल रहा है कि जिसको डिविडेंड मिलता है लास्ट ईयर का, और ये एंट्री आप सीखे थे फंड फ्लो में। फंड फ्लो में मैंने बताया था कि जब भी प्री वाली इन्वेस्टमेंट डिविडेंड मिलती है वो चली जाती है इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, तो ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ये इसकी राइट एंट्री है, इसको बोलते हैं करेक्ट रिकॉर्ड। बच्चों फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना बच्चों। लास्ट ईयर का डिविडेंड अगर एस लिमिटेड दे रहा तो नॉर्मल है, उसकी पीएल से क्या करो, लेस कर दो, उसमें तो आपको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यही डिविडेंड तो होल्डिंग कंपनी को मिलेगा, और होल्डिंग कंपनी को पूरा नहीं मिलेगा। अगर 75% है तो 75% मिलेगा। तो होल्डिंग कंपनी लास्ट ईयर के डिविडेंड को करेगा क्या? तो पहला बात है वो रिसीव करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीव, ये होल्डिंग का हिस्सा है, नहीं छोड़ दो। और फिर इसी डिविडेंड को वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा, डिविडेंड रिसीव अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और बच्चों यहाँ इन्वेस्टमेंट जो हो रही है वो क्रेडिट हो रही है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों सवाल में क्या आता है बच्चों, वो हम आपको नोट देके लिख दें। एस लिमिटेड डिविडेंड पेड 10% ऑफ लास्ट ईयर, आप ईयर मेंशन कर दो। बट सिचुएशन 1 एक नंबर, होल्डिंग कंपनी रिसीव and credited to PL, credited to PL. Number 2, H Limited receive and credited to investment. अब यहाँ पे आप मार्का करिए कि एग्जाम में दो ही तरीका का सवाल आ सकता है बच्चों। इसका तो टेंशन नहीं है, ये बेचारा एकदम अच्छा से हम लोग का मदद कर दे रहा है। ये जब भी डिविडेंड पे करेगा उसका पीएल से क्या करो, आप लेस कर दो। लेकिन होल्डिंग कंपनी तो गड़बड़ कर रहा है। होल्डिंग कंपनी डिविडेंड रिसीव कर रहा है लेकिन वो क्रेडिट कर रहा पीएल में, जबकि हमको मालूम है उसको डिविडेंड मिलेगा तो इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर करेगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट करेगा, लेकिन वो पीएल में क्रेडिट कर रहा है, तो ये रॉन्गली है। तो इसको रेक्टिफाई करना होगा। तो हम कैसे करेंगे रेक्टिफाई? सबसे पहले बताओ,
ये डिविडेंड पीएल में चला गया, एक्चुअली में ये किससे लेस होता, इन्वेस्टमेंट से, तो इसको हम लोग इन्वेस्टमेंट से लेस करते हैं, जो हम लोग कर रहे थे। आप क्यों करते हैं आपको रोजा मालूम चल गया। अब इसको इन्वेस्टमेंट से लेस कर दिए, लेकिन ये चला गया है पीएल में, और पीएल में जाकर क्रेडिट हुआ है, प्लस हुआ है, तो इसीलिए पीएल से क्या करेंगे, पीएल से भी हम इस डिविडेंड को क्या करेंगे, लेस करेंगे। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ। तो बच्चों जहां पर हम लिखा रहेगा क्रेडिटेड टू पीएल, वो रॉन्गली करते हैं होल्डिंग कंपनी, उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम दोनों जगह से लेस कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट से भी लेस करते हैं और डिविडेंड बोल करके पीएल से भी लेस करते हैं, कंसोलिडेटेड पीएल से। लेकिन बच्चों वही डिविडेंड अगर होल्डिंग कंपनी बोल रहा हम रिसीव कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट कर रहे हैं, तो इसका हम कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि उससे कोई गलती हुआ ही नहीं है, वो सही रिकॉर्ड कर चुका है, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब बोलो बच्चों, ये क्लियर हुई। तो बच्चों जब भी लास्ट ईयर का डिविडेंड दिया जाएगा, तो एस लिमिटेड का तो हम बैलेंस शीट से, एस लिमिटेड का तो पीरी से लेस कर देंगे, लेकिन जो लास्ट ईयर का डिविडेंड होल्डिंग कंपनी को मिलेगा उसकी 2 एंट्री होती है, तो एंट्री तो एग्जाम में आएगा नहीं। पहली एंट्री है रिसीव करेगा होल्डिंग कंपनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीव अकाउंट, और फिर इसी को इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट कर देगा। तो लास्ट ईयर का डिविडेंड होल्डिंग कंपनी का इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट होगा। लेकिन सवाल 2 तरीके से देता है, 90% तो ये देता है और 10% ये देता है। तो जब 10% वाला आता है तो लड़का ये काम करता है जो गलत होगा। अगर लिखा रहे होल्डिंग कंपनी रिसीव कर रहा और पीएल में क्रेडिट कर रहा तो गलत है, तो उसको ठीक करने के लिए पहले इन्वेस्टमेंट से लेस करेंगे, और वो पीएल में जा चुका है अब प्लस हो चुका है, इसलिए पीएल से लेस करेंगे। या होल्डिंग कंपनी बोल रहा मुझे डिविडेंड मिला लास्ट ईयर का और हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए, तो मेरे बच्चों हम लोग बोलेंगे सही है, तब इसको हम लोग कोई काम नहीं करेंगे। अब यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि सर अगर हम लोग बैठे हुए एग्जाम में खाली इतना ही बोल रहा डिविडेंड लास्ट ईयर का पेड हो रहा, अब होल्डिंग कंपनी क्या कर रहा नहीं बता रहा, तो सर हम क्या करेंगे। तो हम लोग हमेशा पहला वाला सिचुएशन फॉलो करेंगे, रॉन्गली क्रेडिटेड टू पीएल, क्योंकि हमारा जो पेपर चेक करेगा सीयू के टीचर चेक करेंगे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के, और वो लोग अक्सर यही वाली एडजस्टमेंट को प्रीफर करते हैं कि अगर नहीं दे कि होल्डिंग कंपनी क्या कर रहा, तो हमेशा मान लेंगे रिसीव किया होल्डिंग कंपनी और क्रेडिट टू द किसमें, पीएल अकाउंट, तो ये वाला ट्रीट करोगे, ये वाला नहीं। अब बच्चों हम लोग चलते हैं सेकेंड पार्ट। हम लोग का अब है परपोर्ट डिविडेंड। सबसे पहली बात है जो परपोर्ट डिविडेंड है इसको हम 2 पार्ट में करेंगे। एग्जाम में परपोर्ट डिविडेंड दोनों कंपनी का दे सकता है, एस लिमिटेड भी, और आपका परपोर्ट डिविडेंड दे सकता है एच लिमिटेड का भी। दोनों का परपोर्ट डिविडेंड आपके एग्जाम में दे सकता है। तो सर हम करेंगे कैसे। सबसे पहली बात, अगर परपोर्ट डिविडेंड एस लिमिटेड दे रहा है, अगर परपोर्ट डिविडेंड एस लिमिटेड दे रहा है तो सबसे पहले बात है उस परपोज डिविडेंड को हम 2 पार्ट में बदल देंगे, प्री एक्विजिशन और पोस्ट। बच्चे ध्यान से सुनना, परपोर्ट डिविडेंड अगर एस लिमिटेड पे कर रहा है उसके 2 पार्ट करना है, प्री और पोस्ट। एग्जाम्पल के तौर पे परपोर्ट डिविडेंड है 10,000, अब इसमें प्री है 6 महीना,
तो 5,000 प्री में, 5,000 पोस्ट में। ये 5,000 हम लोग लेस करेंगे प्री वाले से, और ये 5,000 हम लोग लेस करेंगे पोस्ट वाले से। बच्चे अच्छे से इसको नोट भी करते जाना। परपोर्ट डिविडेंड होल्डिंग कंपनी एस लिमिटेड जो है वो पे कर रहा 10,000, तो इसको हम डेट के हिसाब से दो पार्ट कर देंगे। अगर 3 महीना प्री है तो प्री में लेंगे, अब पोस्ट में लेंगे। प्री वाला प्री से लेस कर देंगे और पोस्ट वाला पोस्ट से लेस कर देंगे। अब यहाँ पर एस लिमिटेड का काम खत्म हो गया। अब आते हैं होल्डिंग कंपनी के घर में। अब आते हैं होल्डिंग कंपनी, ये हमारी होल्डिंग कंपनी है। ये प्री वाला होल्डिंग कंपनी का हम लेस करेंगे इन्वेस्टमेंट से। हम लोग इन्वेस्टमेंट से लेस करेंगे, और आपको मालूम है कहाँ लेस करेंगे, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल से। और ये पोस्ट वाला होल्डिंग कंपनी का कॉन्सोलिडेटेड पीएल में ऐड कर देंगे। लेकिन ध्यान से कितना ऐड करेंगे, अगर ये 80% लिया है तो 80% उस पीएल में ऐड करेंगे, और इन्वेस्टमेंट से ये करेंगे 80%। तो पहले बच्चों हम लोग इसको एग्जाम्पल देके क्लियर करते हैं। बच्चे एक बार रिपीट कर दे कि एस लिमिटेड परपोर्ट डिविडेंड देगा, उसका दो पार्ट करोगे, प्री और पोस्ट। प्री वाला प्री पीएल से लेस करोगे, पोस्ट वाला पोस्ट पीएल से लेस करोगे। फिर होल्डिंग कंपनी के घर में प्री वाला को इन्वेस्टमेंट से लेस कर दोगे, और पोस्ट वाला को पीएल में जाकर ऐड कर दोगे कॉन्सोलिडेटेड पीएल में। अब एग्जाम्पल के जरिए हम आपको दिखाते हैं। एस लिमिटेड परपोर्ट डिविडेंड %10 दे रहा है, और 10% हम लोग निकाले तो 20,000 आया। इस 20,000 में हम लोग के पास दिया हुआ प्री और पोस्ट। प्री है 3 महीना, पोस्ट है 9 महीना। तो 5,000 हम इसमें ले लिए, 3 बेटा 12, और 15,000 पोस्ट में। 5,000 यहाँ ले ले रहे, 15,000 यहाँ ले लिए। 5,000 को हम लेस कर देंगे प्री वाले से, प्री एक्विजिशन से लेस करेंगे, और 15,000 को पोस्ट वाले पीएल से लेस करेंगे। ये बेचारा का काम खत्म। अब होल्डिंग कंपनी के घर में आएंगे प्री वाला लेकर। प्री वाला होल्डिंग कंपनी के घर में आएंगे और लेस कर देंगे इन्वेस्टमेंट से। और पोस्ट वाला लेकर आएंगे कॉन्सोलिडेटेड पीएल में। कॉन्सोलिडेटेड पीएल में जाकर ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों। अब आते हैं होल्डिंग कंपनी का। होल्डिंग कंपनी अगर डिविडेंड दे रहा है तो इसका हमको दो ही काम करना है खाली। होल्डिंग कंपनी जब भी डिविडेंड देगा तो हम इसको लेस कर देंगे कॉन्सोलिडेटेड पीएल से। कॉन्सोलिडेटेड पीएल से होल्डिंग कंपनी का डिविडेंड लेस करेंगे, और बच्चों बैलेंस शीट में हम दिखाएंगे
बैलेंस शीट में हम लोग दिखा देंगे डिविडेंड को, बस और कुछ नहीं। अब बच्चों हम इस पूरे चीज़ को एक एग्जाम्पल के जरिए आपको दिखाते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। बच्चों इसको प्रैक्टिकली हम सॉल्व करके बता रहे परपोर्ट डिविडेंड को। परपोर्ट डिविडेंड एस लिमिटेड का दिया हुआ 20,000 और एच लिमिटेड का भी है 10,000। तो ये जो 20,000 दिया हुआ बच्चों, इसको हम दो पार्ट कर देते हैं। पार्ट पहला करते हैं प्री और दूसरा पार्ट करते हैं पोस्ट। प्री है 3 मंथ तो पोस्ट है 9 मंथ मान लिए हम। तो इसका 5,000 आ रहा, अब पोस्ट का आ रहा 15,000। अब बच्चों यहाँ पे हमको क्या करना है, कैसे काम करना है, तो आपको मालूम है पहले हम लोग लिखते हैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और यहां से बच्चों हम लेस कर देंगे परपोज डिविडेंड। और वो लेस करेंगे प्री वाला यानी कि 5,000। इनका काम खत्म। फिर हम जाएंगे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में जाएंगे, वहां लेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल और यहां से हम लेस कर देंगे परपोज डिविडेंड। और ये जो परपोज डिविडेंड हम लेस करेंगे, यहां पर इनका नाम देंगे हम आपका जाकर पोस्ट, और वो होगा 15,000। तो बच्चों इसका हम लोग काम कंप्लीट कर दिया। अब इसका डबल इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, अब हम लोग वहाँ जा रहे हैं। पहला इफेक्ट पड़ेगा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में, इन्वेस्टमेंट से हम लोग लेस करेंगे बच्चों परपोज डिविडेंड, और वो होगा प्री वाला यानी कि 5,000। और हमने मान लिया होल्डिंग कंपनी 80% हिस्सा अपने पास रखा है, तो 4,000 हम यहाँ लेस कर देंगे। इसके बाद बच्चों हम लोग जाएंगे कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस में। इसको थोड़ा स्टार दे देते बच्चों, अच्छे से देखना। पहले बच्चों यहां लेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल, होल्डिंग कंपनी, उसका जितना पीएल है ले लेंगे। यहां से बच्चों हम लेस करेंगे परपोज डिविडेंड, और वो परपोज डिविडेंड लेस करेंगे होल्डिंग कंपनी का, और वो होगा 10,000। फिर बच्चों इसमें ऐड करेंगे शेयर ऑफ प्री पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, जो आपको मालूम होगा आप करते हो। फिर यहां से लेस करोगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, जो आप करते हो। अब इसमें एक नया चीज हम दे रहे हैं, ऐड परपोज डिविडेंड, और वो होगा पोस्ट वाला, और पोस्ट वाला है 15,000। तो हम 15,000 का
80% निकालेंगे। 120 12,000। अब बच्चों यहाँ काम खत्म हो गया। अब हम बैलेंस शीट के ऊपर इफेक्ट डालेंगे। बैलेंस शीट में हम प्रपोज डिविडेंड लेंगे, ध्यान से देखना। होल्डिंग कंपनी का पूरा लेंगे, फुल होल्डिंग कंपनी का पूरा ले लेंगे 10,000, और एस लिमिटेड का लेंगे हम खाली माइनॉरिटी वाला, और वो है उसका 20,000। तो यहाँ 20,000 लेंगे, और 80% तो पहले ही हो चुका है, तो 24,000। 14,000 हम लोग बैलेंस शीट में लेंगे। बच्चों आपका होल्डिंग कंपनी कंप्लीट। बोनस हल्का है, वो क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अब परपोर्ट डिविडेंड अगर आपका क्लियर हो गया तो आई थिंक आपका आप रेडी हो 15 नंबर उठाने के लिए। अब ख़त्म, इसमें कुछ खास नहीं है, क्लास में डिस्कस कर देंगे बच्चों। 1-2 बार देख लीजिएगा। आज क्लास नहीं लिए, यही चीज़ मेरे को बताना था बच्चों। बहुत गर्मी था बच्चों, इसीलिए नहीं लिए। बाय बच्चों।